दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी में एक खास पेशकश के साथ मैं हूँ राजेश सरोठिया। ज़ाहिरन तौर पर आज का विषय जो है वो बिहार में जो 2243 सीटें हैं उनमें से 121 सीटें जो कि 18 जिलों में शामिल थी उनमें मतदान हुआ। वो मतदान भी कितना हुआ? 64.66% या कहें 64.66%। इसको अगर सही गणित के मायने में कहा जाए तो ये आंकड़ा जो है सभी को पुलकित कर रहा है। महागठबंधन को लग रहा है कि वो जो है प्रथम फेज की जो 121 सीटें हैं उसमें से बहुमत उनकी तरफ है। नीतीश कुमार की सरकार लुढ़क रही है, एनडीए की सरकार यानी कि, जबकि एनडीए को लग रहा है कि इस महागठबंधन के सामने उसकी 121 में से 100 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। अपने अपने दावे हैं और निर्वाचन आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता वो इस बात को लेकर पुलकित हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और बिहार में 1951 से हुई अब तक के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान का इतिहास रच गया है, नया इतिहास बन गया है। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये आंकड़ों की बाजीगरी जो है होती है ये हमेशा सच का आईना नहीं दिखाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि अगर 100% वोट में से 100 वोट में से अगर 57 वोट पिछले 2020 के चुनाव में डले तो वो 57% मतदान बताया गया। लेकिन इस बार आपको पता है कि पहले 65 लाख वोट कटे, फिर 65 लाख वोट कटने के बाद जो है उसमें से जो है 17 लाख वोट बढ़ गए। कुल मिलाकर जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 करोड़ 89 लाख के मुकाबले 7 करोड़ 43 लाख मतदाता वोटिंग के पात्र पाए गए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद। तो इसका एक सीधा सीधा अगर आप मतलब निकालें कि ऐसे वोटर जो बिहार में वोटर के रूप में भले ही दर्ज थे लेकिन उनका ज़मीन पर वजूद नहीं था, या तो वो इस धरती से अलविदा कह चुके थे या बिहार की धरती को अलविदा कह के दूसरे राज्यों में जा चुके थे या एक दूसरे से दूसरे ज़िले में जाकर अपना नाम नहीं जुड़वा पाए, उनका भी कह सकते हैं। तो जो नाम कटे तो वो फिर भी जो है 46 लाख नाम काटे गए टोटल। तो उसमें से 33 लाख वोट अगर मान लिए जाए कि वोटर कम थे पहले फेज के 121 मतदाता में, कोई लगभग 243 में 121 लगभग आधा ही बैठता है। तो आप ये मान लीजिए कि जैसे 100 में से 57 वोट पड़े तो 57% वोटिंग हुआ, और अगर 80 वोटर ने भाग लिया है, 78-79 वोटों ने 78-79 हज़ार लोगों ने वोटर में भाग लिया है और उसमें से अगर 57 लोगों ने ही वोट डाला है तो वोट परसेंट निश्चित रूप से वो 64 और 65% पहुँचना लाजमी है, क्योंकि वो वोट का प्रतिशत तो उन 87 में से जोड़ा जा रहा है या वो जो वोटर लिस्ट है। तो अगर ज्ञानेश गुप्ता इस बात को पुलकित हो रहा है कि उन्होंने वोट मतदाता का सूची का जो सघन पुनरीक्षण अभियान चलाया था उसमें जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है उसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, तो वो दावा थोड़ा ज़्यादा दमदार नज़र आता है, क्योंकि बिहार की मतदाता सूची से ऐसे मतदाता कट गए जो वोट डालने आ ही नहीं सकते थे किसी भी कारण से, या तो राज्य के बाहर जाने के कारण से या धरती से अलविदा कह रहे के कारण से। तो एक बात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मैं मान सकता हूँ कि नक्सल प्रभावित भीमबान, जहाँ पर कि नक्सलियों के असर के कारण मतदान का बहिष्कार होता था, वहाँ भी वोट पड़े हैं। ये बिहार के मतदाताओं की जागरूकता का
परिचय देता है, उसकी एक मिसाल कायम करता है। फिर आपको एक फैक्टर और जानना पड़ेगा कि इस चुनाव में केवल एनडीए और महागठबंधन जैसे बड़े दल ही नहीं थे, उनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। जनसुराज पार्टी के रूप में एक तीसरा विकल्प जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का खड़ा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके पक्ष में भी वोटिंग करने मतदाता निकले। वो तो 243 सीट पर लड़े। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिहाज से ताकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना रहे, मायावती और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी बड़ी संख्या में वहाँ उतारे। और आपको पता है कि 243 सीटों पर महागठबंधन में तो 212-13 प्रत्याशी ज़्यादा ही खड़े हो गए। तो सबके अपने अपने एफर्ट्स उसमें भी लगे हैं वोट डलवाने में, वो मतदाताओं का भी अपना योगदान है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये कि अब इस वोटिंग के पहले फेज़ के नतीजे से, क्योंकि मेरा अनुमान तो ये है कि 64.66% जो मतदान बता रहे हैं, इससे आंकड़ा अभी जो अंतिम आंकड़े आएंगे वो बढ़कर 65-66% के बीच में भी पहुंच सकते हैं। और इसमें हैरत की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शुद्धिकृत मतदाता सूची से वोट पड़े हैं। इसके लेकर राहुल गांधी लाख तोहमत लगाते रहे और उन्होंने पहले से ही जो है अपनी हार की ज़मीन तैयार कर ली है तर्कों की ताने बाने की। क्योंकि राहुल गांधी का तो राजनीति का एक ही फ़लसफ़ा नज़र आता है, वही मिर्ज़ा गालिब का शेर कि ज़िंदगी भर गालिब बस हम यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। यानी कि वो अपनी हार कभी मंजूर नहीं करते, लेकिन उसकी तोहमत दूसरों पर जड़ने में वो कभी नहीं पीछे हटते। और उसकी पटकथा उन्होंने लिख ली है कि मैं निर्वाचन आयोग और बीजेपी के सिर पर ठीकरा फूटना है अगर हार गए तो, लेकिन अगर जीत गए तो वो क्या करेंगे? फिर क्या अपने शब्द वापस लेंगे कि नहीं, मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण हुआ है, पुनरीक्षण हुआ है, वो किसी पार्टी के इशारे पर नहीं हुआ था, वो शुद्धिकरण के लिहाज से ही किया गया था। बहरहाल ये सब चीज़ों पर चर्चा हम 14 नवंबर को जब दोनों फेज़ के 11 नवंबर के मतदान के बाद जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके आंकड़े अंतिम आंकड़े प्रकाशित होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम इस बात को मान सकते हैं कि वोटर्स ने अच्छी संख्या में वोट डाले हैं। और आपको अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी अगर बोलें तो जो बिहार विधानसभा क्षेत्र में जो कुल चुनाव हुए हैं, उनमें जो सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था, तो उसका आंकड़ा मुझे बताता है कि 42.10% वोट पड़े थे। 57 में जो है 45.20% वोट पड़े। 62 में 48.5% वोट पड़े। 67 के चुनाव में 51.3% वोट पड़े। 69 में फिर वोट घट गए, थोड़े से बढ़ गए और 52.1% वोट पड़ा। 72 में आप बात करें तो 53.80% वोट पड़े और 77 में 58.40% वोट पड़े। 80 के चुनाव में 56.7% वोट आए, क्योंकि जनता पार्टी की 77 में लहर चल रही थी, वो कमज़ोर थोड़ी सी पड़ी, तो वोटिंग परसेंटेज भी घटा। 85 के चुनाव में जब इंदिरा जी की शहादत के बाद चुनाव हुए थे, तो वोट फीसदी अचानक बढ़ा, 58.9% जा पहुंचा। 1990 में जब राम मंदिर का भी मुद्दा आ गया था, मंडल कमंडल का भी मुद्दा छिड़ने लगा था, तो 62.10% वोट पड़ा। या 1995 की बात करें तो 61.80% मतदाताओं ने वोट डाली। 2000 में ये आंकड़ा 62.5
50% पहुंच गया और 2005 के फरवरी के चुनाव में ये 58.2% पड़ा। फिर मध्यावधि चुनाव हुए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो दोबारा चुनाव हुए, तो फिर 57.6% चुनाव लड़े, जिसके बाद में नीतीश कुमार की राजनीति का पदार्पण हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है सिलसिला। ये आगे जारी रहेगा नहीं रहेगा, ये 14 नवंबर के बाद पता चलेगा। फिर 2015 में जब नीतीश और लालू यादव मिलकर चुनाव लड़े भाजपा के खिलाफ, तब 56.8% वोट लोग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और 2020 में 57.06% का। और अब जो 25 के चुनाव के पहले चरण के 121 सीटों पर जो 64.66% का जो मतदान है वो बढ़ के 65 के पार जाने की पूरी संभावना है। और वो इसलिए भी संभावना है क्योंकि वोट डालने वाले पिछले चुनाव के मुकाबले कम हो गए, और कम हो गए या मतलब यह कहें कि केवल जेन्युइन वोटर्स ही थे, उनके बीच में से ही वोट डाले गए। तो वो आंकड़ा निश्चित रूप से देखा, क्योंकि जो वोट डालने जो वजूद में थे ही नहीं, वोट नहीं डाल रहे थे, तो उनके आधार पर जो प्रतिशत का जो आंकड़ा निकाला जा रहा था वो कम दिखाई दे रहा था। अब चूँकि वाजिब मतदाता सूची से जो है वोट डले हैं, तो जाहिर है आंकड़ा बढ़ेगा। एक सामान्य गणित की भाषा में यही है, और बात यही कहता है कि आंकड़े हमेशा सही नहीं बोलते हैं। ये बात तो हमें तब पता चलेगी जब ये पता चलेगा कि कुल वोटर में से कितने वोटरों ने वोट डाला, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि प्रतिशत का जो बाजीगरी है वो हकीकत के कितने पास है, कितनी दूर है। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये आंकड़ों से कोई भी दल अपने बहुमत के दावे की पतंगबाजी ना करे, और ना हमारे जो पत्रकार साथी हैं, खबरिया चैनलों के रिपोर्टर हैं, वो भी जिस तरह से उत्साहित हो के कर रहे हैं कि तो नीतीश की एनडीए की लहर चल रही है, या एनडीए के बदलाव की बयार बह गई है, वो महागठबंधन की सरकार आने वाली है, या जनसुराज ने भी जो है तूफान खड़ा कर दिया है, ये तब तो ईवीएम में कैद हो गया है। 1314 उम्मीदवारों के फैसले कैद हो चुके हैं 18 जिलों के 121 मतदाता क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों के। तो थोड़ा और इंतजार करें, दूसरे चरण में कितने प्रतिशत वोटिंग होती है, कितने वोटर वोट डालते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये। यानी कि 7,43,000 जो 7,43,00,000 कुल वोटर जो बचे हैं पिछले चुनाव के 7,89,00,000 वोटरों के मुकाबले, उनमें से कितने वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो सही आंकड़ा होगा। प्रतिशत का आंकड़ा बाजीगरी का होता है, और अक्सर जो आंकड़ों के बाजीगर होते हैं वो इसी तरह की आंकड़ों की बाजीगरी दिखा के अपने पक्ष में माहौल बनाने की या बताने की या जताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए 11 नवंबर को जब दूसरे चरण का मतदान होगा और उसका आंकड़े सामने आएंगे, या कल तक जो पहले चरण के मतदान की तस्वीर साफ होगी कि कितने वोटर्स में से कितने वोटर्स ने वोट डाले हैं, तो हमारी फिर आपके सामने रूबरू होंगे और इसी मुद्दे के साथ में, और करेंगे बात बिहार के 2025 के चुनाव के भविष्य की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराते रहें, ताकि हमें अपने आप को संशोधित करने में, अपने को परिष्कृत करने में, परिमार्जित करने में मदद मिले। नमस्कार।